काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि बिरहा को आगे बढ़ाते हुए हीरालाल जो है वो सरकारी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर तंज कसते हुए कहते हैं कि बेशक 80 घाट का नाम बदलकर तुलसी नगर कर दिया गया है, लेकिन तुलसी नगर को 80 घाट बुलाने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। उसके बाद वे एक दिलचस्प किस्सा बयां करते हैं कि एक दिन जब लोग घरों से बाहर तफरी के लिए निकले हुए थे, अचानक कहीं से सायरन की तेज आवाज आनी शुरू होती है और लोग हक्का बक्का होकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। ये आवाज जो है लड़ाकू हवाई जहाज के सायरन जैसी नहीं थी। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिसमें सेना के जवान, होमगार्ड और पुलिस के अधिकारी समेत एक मजिस्ट्रेट उतरता है, जो ऐलान करता है कि तुलसी नगर में एक संदिग्ध व्यक्ति देखा गया है और उसको पकड़कर लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उस आदमी का ब्यौरे के तौर पर मजिस्ट्रेट बताता है कि वे आदमी निश्चल हंसी हंसता है। सारे लोग परेशान कि 80 घाट पर इस तरह के बहुत से बुजुर्ग हो सकते हैं जो बंडी पहनते हो, लुंगी पहनते हो और जिनके सर पर बाल ना हो। जब ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो सरकार जो है वो इनाम बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर देती है। तब लोग और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं और हर एक व्यक्ति को संदिग्ध निगाहों से देखने लगते हैं। उसके बाद लेखक ने जिक्र किया है कि हीरालाल बोलते हैं कि अमेरिका नकेल कसता है भारतीय सरकार की कि हम लोग मिलेनियम सदी में जाने वाले हैं और ऐसे बूढ़े की अमेरिका को तलाश है, उसे पकड़कर अमेरिका लेकर आया जाए ताकि अमेरिका में भी लोग देख सके निश्चल हंसी कैसे हंसी जाती है। एपिसोड हमने खत्म किया था, सरकार एक स्केच बनाकर जारी करती है और वो स्केच जो है वो गांधी की तस्वीर से हूबहू मिलता है। अब एपिसोड को यहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 2-1 लाइन पीछे से ले रही हूं कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। सरकार अलग परेशान, पुलिस पकड़े तो किसे पकड़े और कौन किसे पकड़ाए। कॉलोनी में ही 50 बूढ़े और लगभग सबके तन पर बंडी, कमर में लुंगी और पैरों में चप्पल, कईयों की नाक पर कमानदार चश्मे। यही धज रही है नगर में रईसों की, जाड़ा हो या गर्मी। कई तो ऐसे हैं जिनके सामने चरखा रख दो तो महात्मा गांधी लगे, लेकिन कहां से लाए कोई होठों पर वो बच्चों वाली हंसी, और आ भी जाए होठों पर तो तब तक कैसी बनी रहे जब तक तलाश करने पुलिस ना आ जाए। और क्या बच्चे किसी हंसी किसी के चाहने पर से उसके होठों पर आ जाएगी? और क्या ऐसी हंसी का संबंध सिर्फ होठों से है? मतलब आत्मसंतुष्टि से भी है। और इस पूरे मामले में सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि सरकार कंप्यूटर से तैयार किया हुआ जो भी चेहरा टीवी पर दिखा रही थी वह महात्मा गांधी जैसा लगता था। कॉलोनी के नागरिक परेशान, कॉलोनी की जितनी आबादी नहीं उससे ज्यादा सड़कों, गलियों, चौराहों, घाटों पर प्रेस रिपोर्टर, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफर, देश के भी विदेश के भी। इसका मतलब है कि जितने हल्के फुल्के ढंग से इस घटना को लिया जा रहा था ये उतनी हल्की फुल्की भी नहीं थी। इसे सदी के समाचार के रूप में प्रसारित किया गया था स्टार न्यूज ने कई बार। हंसी धीरे धीरे खत्म हो रही है दुनिया से। पश्चिम में इसका अर्थ रह गया है कसरत, खेल, क्लब, टीम, एसोसिएशन, ग्रुप बनाकर निरर्थक, निरुद्देश्य, जबरदस्ती, जोर जोर से हो ही करना। आपने देखा होगा बीच में ट्रेंड बहुत ज्यादा था। कहीं भी आप पार्क में घूमने चले जाइए तो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो थे वो लाफ्टर क्लब बना लिया करते थे और झूठी हंसी, जोर जोर से हा करके हंसते थे। उसी का जिक्र यहां पर हो रहा है। इसे हंसी नहीं कहते। हंसी का मतलब है जिंदा दिली और मस्ती का विस्फोट, जिंदगी की खनक। ये तन की ही नहीं मन की भी चीज है। ये किसी भी सनसनीखेज खबर से कम नहीं है कि जम्बू द्वीप में एक ऐसी भी जगह अभी है जहां हंसी बची रह गई है। सरकार इस समाचार से असमंजस में आई ही थी कि अपने संवाददाता के हवाले से बीबीसी की टिप्पणी, ऐसी हंसी उन सभी हंसियों से अलहदा है जो सिर्फ मुंह खोलकर या होंठ फैलाकर या दांत दिखाकर की जाती है।
इस हंसी में आंख, नाक, कान, गाल, गरज की आत्मा समेत शरीर के सभी अंगों की हिस्सेदारी होती है। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा जब आपको बहुत हंसी आती है किसी बात पर या आप ठहाका लगाकर हंसते हैं, तब आप हंसते वक्त ये नहीं सोचते कि आपकी आंखें खुली हैं या बंद हो गई हैं। अमूमन जब हम जोर से ठहाका लगाकर हंसते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं उस वक्त। हमारी नाक ऊंची हो रही है कि नहीं, हमारे दांत कैसे दिख रहे हैं, कई बार तो हमारा पूरा शरीर हमारी हंसी में शामिल होता है। यह भी कहा बताया जाता है कि हंसी का पेट की भूख से कोई अनिवार्य रिश्ता नहीं है। मतलब गरीब लोग जो आधे पेट खाकर गुजर बसर करते हैं वो भी निश्चल हंसी हंस सकते हैं या हंसते ही हैं। और इस टिप्पणी के साथ नगर में तरह तरह की अफवाहें कि 2 दिन पहले गंगा प्रदूषण का अध्ययन करने अमेरिका से अध्ययन दल आ चुका है कि काठमांडू के रास्ते नगर में कोई अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह भी पहुंचा है, कि बंबई से भी माफियाओं के 2 अलग अलग ग्रुप आए हुए हैं। इन्हीं अफवाहों में यह भी अफवाह थी कि अमेरिका ने बोल दिया है हमारी सरकार से कि हम अपने खर्चे पर महा महोत्सव करना चाहते हैं तुम्हारे लिए, बशर्ते उस बूढ़े को भी लाओ। हमारे यहाँ सबके पास होंठ है, दांत है, गाल है, आंख है, कान है, सब है, बस वैसी हंसी नहीं है। तो भैया जाने क्या हुआ कि शाम होते होते सरकार ने ऑपरेशन 80 रोक दिया, रात का कर्फ्यू भी उठा लिया। बिहारी लाल ने तुरंत जम्बू द्वीप के नाम अपना संदेश प्रसारित किया। जैसा आप जानते हैं वह बूढ़ा पुलिस की गोली बंदूक और भीड़ भाड़ से हड़क गया सा लगता है और सरेआम सामने आने से डर रहा है। ए मेरे बेटे, हमें इस देश को तुम पर वैसे ही नाज है जैसे अजंता अलोरा पर, जैसे खजुराहो और कोणार्क पर, जैसे कि ताजमहल और कोहिनूर पर। बेझिझक सामने आ जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं। 26 जनवरी में 26 दिन की देर है और हम उस पर्व में तुम्हें देश की जनता और दुनिया के सामने पेश करेंगे। तो हे भैया, कर्फ्यू उठ गया, पुलिस हट गई और अब हमारा काम खत्म। गलियां जगमग, सड़कें जगमग, मकान जगमग जगमग। नगर की बाहें फैली हैं, हसरत से भरी हैं दुनिया की आंखें। काहे के लिए? तो बूढ़े के लिए, होंठों पर बच्चों की सी हंसी के लिए। कौन है बूढ़ा? कहाँ है बूढ़ा? कब आएगा बूढ़ा? मैं नहीं जानता, जानता होगा बिरहिया बुल्लू। तो बुल्लू बेटा बताओ कि कब आया बूढ़ा? उठो, गरमाओ महफिल, जमाओ रंग। अब हीरालाल जो है वो बुल्लू पर चैलेंज फेंक रहे हैं कि बताओ, जवे क्या खाक चकाचक रंग, चली एक चिलम न गांजा भंग। भेंज बम बोले, क्या बिरहा खाक सुनाए, जब गला नहीं गरमाए। आवाज बैठ जाती है जब जोर शोर से गाएं। सब मजा हुआ बदरंग, क्योंकि पॉकेट है हमारी तंग। भेंज बम बोले। वाह वाह, शाबाश, क्या खूब। जरा तबला सुनिए, जमाए तबला ऐसा रंग कि चाहूं चिलम न गांजा भंग। वाह वाह भैये। देर तक तबले की थाप पर सिर हिलाते रहने के बाद बुल्लू ने शुरू किया। तो भैया, कर्फ्यू काहे लगाया? इसीलिए कि हंसी मुल्क को 21वीं सदी में जाने से रोक रही थी। फिर कर्फ्यू काहे हटाया? इसीलिए कि अमेरिका ने कहा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने, मतलब वॉइस ऑफ अमेरिका ने, बीबीसी ने क्या कहा? कहा कि हंसी अनमोल रतन, कुदरत का करिश्मा। माने कि तुम्हारे पास अपनी अकल नहीं, अमेरिका बीबीसी जो कहे सो ठीक। लेकिन भैया छोड़ो इस बात को, अब आगे की सुनो। तो भाजपा सरकार के कार्यकाल का जिक्र हो रहा है, उसे यदि आप आज की भाजपा सरकार के कार्यकाल से कंपेयर करेंगे तो जानेंगे कि हमेशा अमेरिका का पिछलग्गू रहा है। अमेरिका उंगली देता है तो ये उसकी बात मान जाते हैं। 2 स्थितियों को कंपेयर कर सकते हैं, करगिल का युद्ध और अभी ऑपरेशन सिंदूर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई जानता हो चाहे न जानता हो, कन्नी मजे से जानता था बूढ़े को। वे क्यों नहीं जानेंगे, आखिर वह उनका बाप था।
बाद के 8-10 साल छोड़ दिए जाएं तो उनका बचपन और उनकी जवानी गुजरी थी बूढ़े के साथ। हाँ, वे उसकी हंसी नहीं पहचान सके थे। निष्कपट, निष्पाप, निश्चल, निर्मल हंसी। दादुर बसत निकट कमलनी के जन्म में न रस पहचाने। जिस दंड फंद में वे पड़े थे उससे दूर होती गई वह हंसी। समझते थे कि वे जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं। वे कभी नहीं समझा कि बाप क्या चाहता है तो इतना करता जितना उन जैसे किसी के बस का नहीं। लेकिन क्यों करें? क्योंकि वैसा करना दूसरे का हिस्सा मारना था, चोट पहुंचाना था, रुलाना था, दूसरे की हाथ उसकी हंसी मार देना था। तो अब बता रहे हैं कि कन्नी गुरु के पिता जो थे, तन्नी गुरु, वो नहीं चाहते थे कि कन्नी जो है वो बेईमानी से पैसा कमाए। कन्नी परेशान। उन्होंने जिस दिन टीवी पर चेहरे का खांचा देखा था उसी दिन से परेशान। जब तक कर्फ्यू था और इनाम की रकम 1 लाख थी तब तक सिर्फ परेशान। लेकिन जैसे ही कर्फ्यू हटा और इनाम की रकम 1 करोड़ हुई, बेचैन हो गए। बहुत देर नहीं हुई थी इस ऐलान को कि ए मेरे बेटे, हमें इस देश को तुम पर वैसे ही नाज है जैसे अजंता अलोरा पर, जैसे खजुराहो और कोणार्क पर, जैसे ताजमहल और कोहिनूर पर। यह आवाज उन्हीं के कमरे से आई थी, बहुत पास से, उन्हीं की टीवी से, और उनके दोनों कानों में जैसे घिसे रिकॉर्ड की तरह बज रही थी। सुई अटक गई थी एक ही शब्द पर, कोहिनूर, नूर, नूर। दुनिया के लिए नूर, मगर कन्नी के लिए पगधूर। बुढ़ो का कोई एहसान नहीं था कन्नी पर सिवा पैदा करने के। अगर ये एहसान माना जाए तो जाने किस जमाने के थे बुढ़ो और जाने किस धातु के बने थे। सारा जीवन यही रटते बीता, यह करो वह ना करो, ऐसा करो वैसा ना करो, अगर ना करो तो जियो ही क्यों। अगर उनका सुना होता तो या तो गलियों में ही मारे मारे फिरते या किसी गुमटी में बैठे दिन गिन रहे होते। बाप औरों के भी थे क्या हैं? कभी नहीं सुना जब उन्होंने कहा हो ये पाप है, ये गलत है, ये अनैतिक है, ये अनुचित है। कन्नी की थ्योरी थी जीने की, नो रिस्क नो गेन। रिस्क ना उठाए होते तो ना ये बंगला होता, न कार होती, न बेटे नैनीताल और देहरादून पड़ते। तो मतलब पिता और पुत्र के बीच में किस तरीके से मतलब कोई तालमेल नहीं था। तन्नी चाहते थे ईमानदारी से पैसा कमाया जाए और कन्नी चाहते थे कि थोड़ा रिस्क लेकर आगे तरक्की की जाए। कौन ऐसा बाप होगा जो बेटे का घर इसीलिए छोड़ दे कि हमें पाप का अन्न नहीं खाना? नहीं खाना तो जाओ, कौन रोकता है? हाँ तो भैया, बाप से चाहे तो शिकायत रही हो कन्नी की, मां से कोई शिकायत नहीं थी कन्नी की। तो ये सब कुछ जो है ना कथा के अंदर चल रहा है। उसे वे खूब प्यार करते थे। जब तन्नी घर छोड़कर जाने लगे तो बुढ़िया ने साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा कि बेटे की बढ़ोतरी फूटी आंख नहीं सुहा रही तुम्हें, भाड़ में जाओ। कन्नी खूब प्यार करते थे माँ को। अपने बंगले के पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर बनवाया था कन्नी ने। तो अब बेटे का अपनी माँ के लिए प्यार देखिए, इसके ऊपर कितना करारा व्यंग्य है। गैराज के बगल में सर्वेंट क्वार्टर माने पखाने से जुड़ी एक कोठरी, उसी में रहती थी माँ, ताकि उनके पूजा पाठ, धर्म कर्म और दिनचर्या में कोई खलल न डालने पाए। इनके लिए कन्नी ने 2 मालाएं खरीद कर दे दी थी, एक तुलसी की और दूसरी रुद्राक्ष की, 109 दानों वाली। गंगा जी, तुलसी का चौरा, मोहल्ले की देवी देवता दोपहर तक के लिए थे। उसके बाद के लिए धर्म संघ की राम कथा, साल भर चलने वाली रामलीला और कृष्ण की लीलाएं। मालाएं रात के लिए थी, जितनी बार गिनो उतना ही फायदा। इन सब से मन उब गया हो तो ये रहे झाड़ू, पाइप, बाल्टी और पोंछा। शुरू में ही कन्नी का ध्यान गया मां की एक खास तकलीफ पर। उन्हें लंच के लिए 1:30-2 बजे तक और डिनर के लिए रात 10 बजे तक इंतजाम करना पड़ता था। और उम्र ऐसी कि भूख बर्दाश्त से बाहर, कन्नी ने सारे जरूरी काम छोड़कर चूल्हा, सिलेंडर और एक एक बोरिया चावल, दाल, आटा रखवा दिया। यह लो, जब मन करे बनाओ, खाओ और मस्त रहो। किसी का मुंह जोहने का सवाल ही खत्म। मां ही जाने वह कितनी मस्त थी।
कर्फ्यू का पता था माँ को, धर्म संघ जाना बंद हो गया था, लेकिन गंगा नहाने जाती थी। वहीं सुना था कि एक बूढ़ा भागा हुआ है, उसकी खोज हो रही है, वह किसी की हत्या करके भागा है और बड़ा खतरनाक है। फिर आज शाम को सुना कि उसने हत्या ही नहीं की, सरकारी खजाने से कई करोड़ रुपए चुराए हैं। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। उससे किसी ने बताया नहीं। जो कुछ घाट पर सुना उससे यही नतीजा निकाले। इन्हीं नतीजों में से एक ये भी था कि वह अपना बूढ़ा नहीं हो सकता। इसके बावजूद जब से बूढ़े की चर्चा उनके कानों में पड़ी थी, तब से उसे अपने बुढ़ऊ याद आ रहे थे। उसका न तो खाने पीने में मन लग रहा था, न धर्म कर्म में, न पूजा पाठ में, न माला फेरने में। उसे रात दिन रोना आता। उसने बड़ी कोशिश की कन्नी से पूछने की, लेकिन उसके पास समय ही नहीं, भेंट ही नहीं हो पा रही थी उससे। वे जाने क्यों इधर कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए थे। सुबह निकलते तो रात में आते, रात को निकलते तो भोर में लौटते। कभी बड़े खुश, कभी बड़े उदास, कभी उनके कमरे की बत्तियां रात रात भर जलती। जाने कैसे कैसे लोग दिखाई पड़ते उनके हाथे में। उसने एक बार पूछा भी था कन्नी से कर्फ्यू और बूढ़े के बारे में। कैसे कर्फ्यू? कौन बूढ़ा? वे गाड़ी स्टार्ट करके गैराज से बाहर जा रहे थे। वे हंसकर बोले, चिंता ना करो माँ, सब ठीक है। उनका इतना कहना माँ को चिंतित करने के लिए काफी था। दिसंबर का जाड़ा। वे नियम से शाम को घाट पर जाती थी, नहाने के लिए नहीं, गंगा जी के दर्शन के लिए, राम जी का नाम लेने के लिए, समय काटने के लिए। वहीं पता चला कि कर्फ्यू खुल गया है। वे कोठरी में लौट आईं। कन्नी नहीं थे, बहू को कुछ पता नहीं था, बुढ़ऊ बेतरहा याद आ रहे थे। वे इतने निर्मोही निकलेंगे उसने सोचा तक ना था। यही था तो अपने साथ लिए गए होते। उन्होंने तो कहा था, वही नहीं गई, बेटे के मुंह ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। मन पूरी तरह उचट गया था। अब जब से घाट से लौटी थी बराबर रो रही थी। ना खाना पकाया, ना खाना खाया, बस बैठी बिसूर रही थी। क्या करे, कहां जाए, किससे पूछें। तो भैया ये तो हाल था बुढ़िया का। अब बेटे की सुनो। हाँ, वहवा ढोलक, शाबाश बेटा। बाउर भैले हंस, चतुर भैले कौवा, बभना के बिदवा, पढ़ावत बाटे नौवा, सास के पतौ डाहे, बाप के बेटौवा, मलकिन कुहाइये, बाइन बिना ढरकौआ, भैया सुना कलजुग के बेबहार। अब इसका मतलब भी सुन लीजिए। हाँ तो भैया ये कलयुग की बात है, जब पतौ सास को डाहती थी। अब बदल गया है जमाना, दूसरा युग। यहाँ सास ही पतौ को ढा रही है। कैसे? तो ऐसे सोचिए, अगर बुढ़िया बुढ़वा के साथ ही चली गई होती या मर दिलाई गई होती, तो कोठरी कितने रुपए माहवार किराए पर उठती? कम से कम 500। साल भर का कितना घाटा हुआ, ऐसे सोचिए। मतलब जब सास जो है अपनी बहुओं पर जुल्म क्या करती थी, ये तो कलयुग की बातें हो गई। आज की नई बहुएं जो है वो अपनी सास पर जुल्म ढाती हैं। उनके मरने की हमेशा बाट जो होती है, ताकि कोठरी जो है वो किराए पर चढ़ाई जा सके और उससे मुनाफा कमाया जा सके। यही हाल बाप का है। बेटे को डहाने के सिवा उसे कोई दूसरा काम ही नहीं। जैसे वह बेटे कन्नी को तभी से परेशान कर मारे थे जब से कर्फ्यू लगा था। आधी रात बीत गई थी। आ पहुंचा था साल का अंतिम दिन, यानी कि 31 दिसंबर। कन्नी नाइट गाउन पहने अपने बेडरूम में टहल रहे थे बेचैन। उनके एक हाथ में गिलास था और दूसरे हाथ में टीवी का रिमोट। मोबाइल ऑफ कर दिया था, फोन का रिसीवर हटा दिया था और पत्नी से कह रखा था कि अगर कोई आए और पूछे तो बता दिया जाए कि नहीं है, कहां गए हैं पता नहीं। उनकी पत्नी, जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसे वे डाली विद इन ब्रैकेट डार्लिंग बोलते थे, एक कोने कुर्सी पर बैठी उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। पहली बार वे उनकी समझ से परे हो रहे थे। देख रही हो रिमोट, दुनिया इसी से चल रही है आज। कुछ भी करने की, हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं। कन्नी के हाथ में रिमोट, वे रिमोट से खेल रहे थे। टीवी ऑन होता, ऑफ होता, फिर ऑन होता, सारे चैनलों पर खटखट करते हुए फिर ऑफ हो जाता। वे ना कुछ देख रहे थे ना सुन रहे थे, सिर्फ खेल रहे थे। डाली उठी और अपने हाथ से छीनकर
टीवी के बगल में रिमोट को रख दिया। हालात पूरी तरह से बदल गए थे अब। जो कल तक नगर का सबसे बड़ा अपराधी था, वह नगर का ही नहीं, मुल्क का सबसे सम्मानित नागरिक हो गया था। और वह नागरिक कहीं खुद ब खुद चलकर सरकार के आगे हाजिर हो गया तो क्या होगा करोड़ का। तो कन्नी को अपने पिता तन्नी की चिंता सिर्फ इसलिए थी कि वो उसको पकड़कर ले जा सके, ऐसा कथा में कहा जा रहा है। हकीकत है या नहीं मालूम नहीं। ये बुल्लू और हीरालाल के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है कहानी की, उसी के सारे किस्से हैं। नगर इसी तनाव के सवाल से गुजर रहा था। हाँ भैया सुनिए, केकर केकर लेही नाव, कमरी ओढ़ले सगरो गांव, का बताई मितवा दुख देले परछाई, का बताई मितवा। राम राज का सपना में अपना केहू कहीं न बाटे, उलही के छूरा भाई के घर काटे, लागे चारों ओर चाई, का बताई मितवा दुख देले परछाई, का बताई मितवा। तो भैया इस तनाव की झलक देखिए कन्नी और उनकी बीवी की बातचीत में। और आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। मियां बीवी के बीच में क्या बातचीत हुई, ये हम अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। और अगला एपिसोड जो है वो इस पुस्तक का अंतिम एपिसोड होगा। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें जो आप इस मंच से सुनना चाहते हैं, लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में। उनका पाठन मैं जरूर करूंगी। मेरे पास पड़ी होंगी तो उनका पाठन करूंगी, नहीं तो मंगवाऊंगी प्रकाशक के यहां से लिखकर। इसी के साथ आज का एपिसोड हम विराम देते हैं। एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर अम्बेडकर नामा को फॉलो करना ना भूलें। कोई एपिसोड मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।